नमस्कार। आज शनिवार के दिन देश के सामने कई मुद्दे खड़े हैं और विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जब भी कोई अनशन पे जाता है तो सरकार को एक सिविलाइज्ड रवैया अपनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमेशा संवाद की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि बाहर जाकर, ख़ास तौर पे जब बाहर जाते हैं तो लोग हमारे लोकतंत्र की बात करते हैं कि कितना मजबूत लोकतंत्र है हमारा और कितनी डाइवर्सिटी है इस देश में, जिसकी चर्चा बाहर जाके करते हैं, लेकिन यहाँ तो यूनिफॉर्मिटी लगाने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में। कोई अनशन पे जाएगा तो बातचीत नहीं करेंगे, कोई पार्लियामेंट में कोई बिल लाएगा तो उससे पहले बातचीत नहीं करेंगे, बिल को सर्कुलेट नहीं करेंगे। जब वांगचू जी अनशन पे गए थे और 19 दिन हो चुके थे तो इनको क्या तकलीफ थी कि उनके पास किसी को भेज के बातचीत करें उनसे कि तकलीफ है क्या, प्रॉब्लम है क्या। इनको चाहिए कि ये मानते हैं कि भाई पेपर लीक होने चाहिए, ये इनकी सोच है। और जब भी पेपर लीक होते हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये गलत हुआ है, अपनी मन की चर्चा में कहते हैं। ये तो एक युवाओं के खिलाफ समझ लीजिए एक किस्म की साजिश है कि पेपर लीक करो और जिनको लीक किए हैं वो उनको नौकरियां मिलेंगी, वो पास हो जाएंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। और जिन बेचारों को उसी इम्तिहान देना पड़ता है वो क्या करेंगे। और ये पहली बात थोड़ी ना हुआ लीक हुआ। और ये जानते हैं, प्रधानमंत्री जी जानते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जानते हैं, एचआरडी मिनिस्टर जी जानते हैं। तो ये बातचीत क्यों नहीं कर रहे। मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे अनशन पे गए थे तो उस समय प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय बड़ी आलोचना की उन्होंने कि ऐसे किसी को ले जाना नहीं चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो मैं खुद वहां जाकर बैठा रहता। अब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब कोई उठा कर अस्पताल ले जाओ, बातचीत मत करो। कभी दुनिया में बिना बात किए कोई फैसले हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बातचीत नहीं होती तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं ना। सही तरीके से बातचीत नहीं होती, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं और यहां भी गरीबी के साथ, इनसेंसिटिविटी के साथ लोगों की जो तकलीफ है उसकी सुनवाई नहीं होती। तो मैं इस वांगचुक को इस तरह से ले जाकर बिना बातचीत किए, मैं उस कदम की निंदा करता हूं और मैं मानता हूं कि ये सरकार का हृदय इतना कठोर है कि कोई कुछ भी कर ले, इनको कोई परवाह नहीं। अगर किसी की जान भी चली जाए तो इनको कोई परवाह नहीं। ये अपना बचाव करना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का बचाव करना चाहते हैं। और जहां तक इस्तीफे की मांग है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं वांगचुक जी को और बाकी सब लोगों को कि ये मानने नहीं वाले। इनका तो सड़कों पे ही विरोध होगा, अहिंसा के आधार पर ही विरोध होगा। और जब तक हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी, अहिंसा नहीं अपनाएगी, तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला। ये तो हो गई सोनम वांगचुक जी की बात। अभी सत्र पार्लियामेंट का आ रहा है, but before I do that, let me talk about Sonam Wangchu in English.
that I'm very concerned about what is happening and how Sonam Wangchuk was taken in this fashion by spreading a chadar over all of them and taken to the hospital. And I remember when Modi ji was Chief Minister of Gujarat and what was happening in Anna Hazare's movement, he openly criticized and said, I wish I was not the Chief Minister, I would have gone and I would have said that how can you do this at night and take away people at night. He's not worried about that now that he is the Prime Minister. He's on what he thinks is the right side of power. But I asked the Prime Minister, why did you not even attempt to have a dialogue with those young people who are concerned about their future, whose future has been destroyed by paper leaks, one after the other, ever since you came to power, especially after 2017. You never raised a voice, you never did a Mann Ki Baat, you never took any steps to ensure that there are no paper leaks. The fact of the matter is that these paper leaks were maneuvered and engineered to benefit some people. And who all were involved is something that needs to be investigated. And we know about your investigations. Whenever there is an issue like this, you never get it investigated. And if it is investigated, to ensure that the investigation moves in a particular direction. I mean, people have committed suicide. Young people have committed suicide because of these paper leaks. And you're not bothered to even have a dialogue with all those people sitting in Jantar Mantar and Sonam Wangchuk. And we know that you don't intend to have a dialogue. Even in Ladakh, you're not having a dialogue with him. Why will you have a dialogue with him here? And I said so at the other press conference the other day, that you're not interested, you don't care, because you believe that you can win power and retain power one way or the other. So why do you need to talk? Because your only interest is to retain power, is to ensure and manipulate power in a manner in which you continue to be in power. I mean, if the election commission in collusion with you can manipulate the voters list, you can manipulate anything. It's very sad. And a government which doesn't communicate with its people, a government that doesn't communicate with the young, a government doesn't have to have any strategy to deal with issues that are of national concern, that government doesn't deserve to be in power even for a single day. And people will have to come out on the streets and peacefully protest. That's the only way out. And I request all political parties, all civilized people, all people in civil society to now fight this new battle for freedom. अब सत्र आने वाला है 20 तारीख को पहला दिन है सत्र का, इस पार्लियामेंट सेशन का। और मैं समझता हूं कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में इस सेशन में क्या होने वाला है वो आगे वाले इतिहास में लिखा जाएगा। मैं वह बात आपसे क्यों कह रहा हूं? आपने हाल ही में घटनाएं जो हिंदुस्तान की राजनीति में हुई उसके बारे में आपने पढ़ा भी, लोगों ने लिखा भी, उसकी चर्चा भी हुई। ये जो भाजपा है ये खरीदो फरोख्त क्यों कर रही है? मतलब कि 20 टीएमसी के सांसद, वो लेजिस्लेटिव पार्टी, कोई नॉर्थ ईस्ट जिस पार्टी को हम जानते भी नहीं हैं उसके साथ मर्ज करके और पार्लियामेंट में बैठने लगे। अभी स्पीकर साहब का फैसला नहीं आया कि किस तरह से उनको पार्लियामेंट में बिठाया जाएगा। 20 तो ये हो गए। फिर सुना है कि एनसीपी के कुछ लोग भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिए हैं। 9 में से 7 लोग आपके भी इनके पक्ष में हो गए, शिवसेना के लोग भी कुछ पक्ष में हो गए। तो इसके पीछे सोच क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे।
इसके बारे में सोच यह है कि किसी तरीके से इनको 2/3 संसद में बहुमत मिल जाए, और जो जब अगर 2/3 संसद में बहुमत इनको मिल गई तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि अपनी मनमानी नियतों के आधार पे संविधान बदल देंगे। जिस किस्म का भी विमेन्स रिजर्वेशन बिल ले लाना चाहते हैं ले आएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे, और डिलिमिटेशन जैसे इन्होंने असम में की वैसे कराएंगे। और जो एक जज साहिबा हैं सुप्रीम कोर्ट की, रिटायर्ड जज, वो यूसीसी की भी जब जहां भी सरकारें हैं उनका भी वो कानून ड्राफ्ट करती हैं, और डिलिमिटेशन भी वही रहेंगी। और फिर उसके बाद जेरीमैंडरिंग होगी। जनता को जेरीमैंडरिंग का मतलब नहीं मालूम, लेकिन होता क्या है कि जब डिलिमिटेशन होती है कि जो कंस्टिट्यूंसी होती है, जैसे चांदनी चौक का एक उदाहरण ले लो कि 2011 के सेंसस के बाद बदल गया, इन द सेंस कि वहां लोग बढ़ गए, जनता बढ़ गई, कंस्टिट्यूएंसी किस तरह से होनी चाहिए, कौन कहां से, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी किस तरह से जुड़नी चाहिए, कितनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए पॉपुलेशन के आधार पे, संख्या के आधार पे, वो सब डिलिमिटेशन द्वारा तय होता है। और अगर अपना ही जज, जैसे इलेक्शन कमीशन इनकी अपनी जज अपना बैठ जाए, तो निश्चित रूप से अपने आधार पे अपने बीजेपी की जीत को सामने रखते हुए वो असेंबली के डिलिमिटेशन करेंगे कंस्टिट्यूएंसी। तो वो सारी कंस्टिट्यूएंसी फिर पार्लियामेंट असेंबली में पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में चले जाएंगे। तो अगर अपने ही आधार पे करेंगे तो जो असम में हुआ वो यहाँ भी होगा, हिंदुस्तान में होगा। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कभी ये सत्ता से बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबको तो कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद 2/3 की वजह से ये संविधान को भी बदल देंगे, और अगर संविधान को बदल देंगे तो निश्चित रूप से ये भी कह सकते हैं कि हम सारी उम्र के लिए यही पार्टी सत्ता में रहेगी, या ऐसा ढांचा बना सकते हैं कि सारी उम्र सत्ता में रहे। तो ये एक बहुत ही अहम पार्लियामेंट का सत्र है, और मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं, अगर उन्होंने इस समय इस मोड़ पे भाजपा सरकार का साथ दिया, तो जो लोग जो सदन में बैठे, राज्यसभा या लोकसभा में, जो भी इनके पक्ष में वोट करेगा ताकि इनको वो 2/3 बहुमत मिल जाए, उसका नाम हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और आने वाले लोग हिंदुस्तान के कभी उन नामों को भूलेंगे नहीं, और ये कहेंगे कि इन लोगों ने लोकतंत्र को दफनाया, अपना मत देके भाजपा के साथ। इस मोड़ पे हमारा देश आज पहुंचा है। इसीलिए ये जो पार्लियामेंट सेशन है 20 तारीख से जो शुरू होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान के इतिहास में मैं समझता हूं कि इतना महत्वपूर्ण सेशन पहले कभी नहीं हुआ। और दुख की बात यह है कि आजकल कोर्ट्स भी दखल अंदाजी नहीं देती, जो सरकार कहे बाय एंड लार्ज दखल अंदाजी नहीं होती, हमने देखा है। तो मैं आग्रह करूंगा राजनीतिक दलों से कि कुछ भी हो जाए, 2/3 बहुमत भाजपा को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मिली
तो 2029 के चुनाव में भाजपा सरकार में नहीं रही, और अगर मिल गई तो 2029 और उसके बाद आप कभी सत्ता में आएंगे नहीं। इस सेशन का ये महत्व है। I want to mention at this point in time how important this session of Parliament is, which starts on the 20th of this month. And the reason why I say this is in the context of what has been happening in the last few months as to how 20 members of Parliament of the Trinamool Congress broke away. Allegedly, the legislative members merged with another party because of the manipulation of interpretations by leaders of the BJP, thinking that the 10th schedule paragraph 4 allows them to do it. And now are sitting as members of parliament of that regional party which had no presence in parliament and now has presence of 20 members of parliament of that party. They have taken away people allegedly from the Shiv Sena, Uddhav Shiv Sena. They've taken from the NCP. They are trying other parties. And of course, as you know, that 7 people of AAP went over to the BJP, and now they represent the BJP, which had 0 members of parliament from Punjab. Why is this being done? Because they know how important this session is for the BJP. And why is it important? Because they believe that if you can buy off people, if you can somehow muster this strength, you can ensure these kind of defections, which are per se illegal. You can then perhaps muster up the 2/3 majority, pursuant to which they can do anything they want. They will bring the reservation bill, women's reservation bill, which we want to be brought under the present strength of Parliament. But they will bring it the way they want. They will then amend the Constitution the way they want, because with 2/3 you can amend any provision of the Constitution. They can do away with basic structure. They can do away with the parliamentary form of government. They can ensure that in the years to come they continue in power and that they can never be thrown out of power. They can do what they want. They can reduce the discretion of judges. They can bring laws to ensure that in the future we have a completely committed judiciary. They can do what they want. And therefore, I want to tell every member of Parliament who votes for this intent of the BJP to help them get the 2/3 majority, that each of their names will be written in black letters, Kale Aksharon mein, in the years to come when the history of this session is written. For they would have, and they will be seen as having buried democracy and participated in a process to undo what the freedom struggle brought us, freedom and a democratic constitution. They will be seen as people who destroyed the very foundations of the future of this country. वो लोकतंत्र के कातिल माने जाएंगे. And therefore, I request political parties to come together to ensure individual members of Parliament to listen to their conscience and don't play a game that will allow the BJP to have a free run. Because if the 2/3 is not obtained, they cannot manage it. Then 2029,
the BJP will not be in power. And if the 2/3 they are able to manage because of the collaboration of some members of parliament, then the opposition will not be in power. I therefore think that members of parliament should have a very serious view, should take a very serious view of what I have said and make sure that this doesn't happen. तीसरी बात जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने पढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बीएलओ समझता है कि एक वोटर की नागरिकता पे शक है तो जो बाकी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए नागरिक को एक सिटीजन एक नागरिक की हैसियत तो वो सुविधाएं नहीं जाएंगी, वो उसको मिलनी चाहिए जब तक ये फैसला नहीं होता कि वो नागरिक है या नहीं। वो फैसला केंद्र सरकार करेगी जो उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये बात है कि बाकी चीजों के लिए वो नागरिक हैं तो फिर वोट करने के लिए नागरिक क्यों नहीं है? क्योंकि बीएलओ ने कह दिया कि शायद मुझे शक है, तो शक के आधार पे उनको वोट करने का हक नहीं है। पहली बात ये। और अगर दूसरी बात ये कि अगर शुभेंदु अधिकारी बयान देते हैं कि जिन जिन की नागरिकता पे शक है उनको कोई और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और अगर सुविधाएं नहीं मिलती तो बेचारा गरीब आदमी जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट आ सकता है? कहां जाएगा? कौन वकील उसका काम करेगा? किस वकील के पास जाएगा? पैसा खर्च होता है ना। और यही बात असम के चीफ मुख्यमंत्री ने कही है कि कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और अब जहां भी बिहार में भी यही होगा। तो इस देश में हो क्या रहा है? गरीब तो गरीब है ही, तो उसको और गरीब करोगे आप, और लाचार करोगे आप। बड़े दुख की बात है कि ये हमारे यहां रहते हुए हो रहा है इस देश में। Yesterday, there was some proceeding in the Supreme Court, and I only read it in the newspaper. And this is another very important issue that I want to bring to your notice. That the Supreme Court has said that even if the BLO suspects the citizenship of any particular voter, his other benefits that he is entitled to as a citizen of this country will not be taken away. Means the ration will be given, all the other facilities that he is entitled to as a citizen he is entitled to. Those will not be taken away till a decision is taken by the central government about his being a citizen or not. So I ask this fundamental question: if for all those facilities that his rights are not taken away, why is his right to vote taken away before the decision is taken by the central government? I don't understand the logic of that. Merely because somebody suspects. So a teacher who is a BLO, if he is told or he on his own suspects, without any evidence, there is no evidence is shown, then he will not be able to vote. What kind of logic is that? And if a Chief Minister like Subhendu Adhikari is, who has already said that all those people whose citizenship is suspect will not get any benefits under any of the schemes of the government of India or the state government. And if that's implemented on the ground, how many people will come in contempt? How many people will move the court? How many poor people will have the means to move the court? So despite what the Supreme Court says on the ground, they will lose everything. As it is, people live in abject poverty. And now they will further be living, I don't know how. This statement has been made also by the Chief Minister of Assam, that no benefits will be given to them. Soon this will happen in Bihar. But what's happening to my country? And the last thing on foreign policy. I mean, is the US a friend of ours? That they bomb Chabahar
fought, where we have spent millions of dollars, and they are supposed to be our allies, and the Prime Minister is quiet and giving bhashans in Punjab. I mean, what's happening? I mean, our own friends are openly hurting us. We can't say a word. We appear to be supplicants before them. They don't care. And where are we as a nation? Where is our foreign policy? चाबहार पे हमला हो गया, वो ध्वस्त हो गया पोर्ट, हमें करोड़ों रुपयों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, और प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, और अमेरिका यूएसए हमारा दोस्त है और हम ही को नुकसान कर रहा है, हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लिए जो वेसल्स हैं वहां और रूम में बैठी खड़ी हैं वो नहीं आ पाती, इनकी वजह से, हमारे दोस्त की वजह से, और हम चुप हैं और पंजाब में भाषण दिए जा रहे हैं। ये किस किस्म की कूटनीति है, किस किस्म का कि फॉरेन पॉलिसी है? बहुत दुख की बात है कि हमारा देश ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको ना फॉरेन पॉलिसी की फिक्र है, जिनको देश की जनता की फिक्र नहीं है, जिनको युवाओं की फिक्र नहीं है, जिनको आम आदमी की समस्याओं से फिक्र नहीं है। केवल एक ही फिक्र है कि 2/3 पार्लियामेंट में हासिल कर लो और उसके बाद जो मन चाहेगा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, earlier you have asked for disqualifying this TMC MPs who have joined NCP. No, that will continue. That something will continue. सर, आपने बीएलओ की जो बात कही कि वोट नहीं दे सकता है, बाकी अधिकार मिलने चाहिए, सरकार तय करेगी। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव also said that under the proposed uniform civil code, only a person who has one marriage will have the legal right to reside in Madhya Pradesh. तो वो तो कुछ भी करेंगे ना भैया, कुछ भी होता है ना, कुछ भी। तो जब इनके हाथ में सत्ता है तो कुछ भी कर सकते हैं ये। इनको जनता से कुछ लेना देना थोड़ी ना है। सत्ता से इनको इतना मोह है, इतना प्यार है, क्योंकि इनको मालूम है कि जिस दिन सत्ता से गए तो इनकी मदद कौन करेगा। सर, एक अलग क्वेश्चन है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, they are coming to Delhi to protest for the restoration of state. Rightly so. They should protest. A statement made by the Solicitor General of India on behalf of the government that soon the status of Jammu Kashmir as a state would be restored. And obviously, Omar Abdullah has legitimate grievances that he is sidelined, even though he happens to be the chief minister, he's sidelined. What's the relevance of a chief minister who has no powers? सर, जिस सीरियस कंसर्न के साथ आपने डिलिमिटेशन बिल की बात करी, तो अपोजिशन का इतना सीरियसनेस तो दिखता नहीं है। डीएमके का क्या रूप होगा अब तक क्लियर नहीं है। तो आप ऐसे ही मतलब कि अस्यूम कर रहे हो कि उनका क्या रूप होगा। अभी उन्होंने कुछ ऑफिशियली स्टैलिन जी ने कहा है, अभी तो बाहर से आए हैं, वो चर्चा होगी फिर वो बताएंगे आपको। मैं तो एक चेतावनी दे रहा हूं कि इससे ज्यादा गंभीर इश्यू हिंदुस्तान के इतिहास में पार्लियामेंट के सामने नहीं आया। उस पे दलों को चर्चा करनी चाहिए, राजनीतिक दलों को, और वो लोग जिस तरह से इनके पक्ष में जा चुके हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो ऐसा कदम इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी हमने, जिसकी वजह से हमें ये लोकतंत्र मिला था, उसको वो गंवाना चाहते हैं। तो बीजेपी के सहयोगी दलों से भी आप अपील करेंगे या बीजेपी के सांसद? सबको, वीर सांसदों को अपील करना चाहता हूं, दलों को अपील करना चाहता हूं, बीजेपी के सहयोगी दलों को अपील करना चाहता हूं, सारी देश के पार्लियामेंटेरियंस को अपील करना चाहता हूं कि ऐसा मत होने देना। Sir, tomorrow is the all party meeting, sir. How do you see? I am not all in the all party. Sir, my one more question. Sir, you are, don't you think the India Alliance should conduct their alliance meeting ahead of this parliament session? So why are you asking me this question? Sir, you were part. I am an independent member of parliament now.
You have come to the wrong residence. पिछली